जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर 2023 से जीएसटी के नियम फिर से बदल दिए गए हैं। जीएसटी के रूल्स में अमेंडमेंट आ गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो, इस सेशन के एंड तक। पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से जीएसटी में अब जो चेंजेस हुए हैं ये आपके लिए इम्पैक्ट करने जा रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन जो 26 अक्टूबर को आया है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ये फोर्थ अमेंडमेंट रूल में अब क्या बदल दिया गवर्नमेंट ने। सबसे पहले हम लोग जो अमेंडमेंट की बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे रूल 28 के अंदर। सर, अब ये रूल 28 क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में समझिए। रूल 28 ये कहता है कि ये चैप्टर आपका किस चीज की बात करेगा, वैल्यूएशन की। यानी कि आप जीएसटी में जो सप्लाई करते हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए वो बताता है ये रूल और ये चैप्टर। अब रूल 28 स्पेसिफिकली किस चीज की बात करता है, ये बात करता है रिलेटेड पार्टी के बिटवीन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमें तुम पर भरोसा नहीं है, तुम पार्टनरशिप फर्म हो और तुम अपने पार्टनर को सामान बेच रहे हो, दे आर रिलेटेड पर्सन्स, तो आपके लिए जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो हम बताएंगे। तो इसी रूल में अब अमेंड किया गया है और इस रूल में अमेंड करके एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया। जो था वो है, एक नया इंसर्शन आया है, एक नया क्लॉज आया है। और वो किस लिए आया है इस बात को समझिएगा। लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका एक डायरेक्टर है ए, डायरेक्टर का नाम है ए। अब ये जो कंपनी है ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, बट ये जो डायरेक्टर है ये काफी पुराना नामचीन डायरेक्टर है, अच्छा व्यक्ति है। बैंक के पास इसकी अच्छी गिरवी साख है, गिरवी तो नहीं, अच्छी साख वाला ये व्यक्ति है। अब ये नया कंपनी जो है ये फ्लोट करता है और इस कंपनी को चाहिए लोन, बैंकिंग कंपनी से चाहिए इन्हें लोन। अब ये कंपनी अप्लाई करती है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कि हमें आप 50 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो कम जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंकिंग कंपनीज हैं, वो इस कंपनी को कहती है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कहा जाता है कि ठीक है हम आपको लोन तो दे देंगे, बट आप हमें गारंटी ला करके दीजिए कि आप बाद में भाग गए तो हमारा क्या होगा। तो आप हमें कॉरपोरेट गारंटी ला करके दीजिए कि ये जो लोन आपको हम लोग देंगे इसकी हमें गारंटी कौन देगा। तो इसके लिए कंपनी का जो ये नामचीन डायरेक्टर था, जो अच्छी साख रखता था बैंकों में, ए नाम का डायरेक्टर, उसने कंपनी के साथ टाई अप करा। भले ही डायरेक्टर है, भले ही उसकी डायरेक्टरशिप है, उसकी कंपनी है, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी अलग एंटिटी होती है और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स अलग एंटिटी होते हैं। तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया, एक करार हो गया कि ठीक है भैया मेरी कंपनी है या फिर मैं इसमें डायरेक्टर हूं, तो और आपको चाहिए, और आपको क्या चाहिए, कॉर्पोरेट गारंटी। चलो हम आपको कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं इस 50 करोड़ रुपए के लोन के लिए। अब कॉर्पोरेट गारंटी इस डायरेक्टर ने इस कंपनी के बिहाफ में बैंकिंग कंपनी को दे दी, बैंकिंग कंपनी का काम हो गया, लोन सैंक्शन हो गया, सारे काम कंप्लीट हो गए। अब सवाल ये आया गवर्नमेंट के सामने कि ये जो डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर ने इस कंपनी को गारंटी दी, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आ रहा है। अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस जब हुआ, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए अब किस तरीके से इसके वैल्यूएशन को ये किया जाए कि यहां पर, क्योंकि यहां पर अब वैल्यूएशन जब तक डिटरमाइन नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट गारंटी दी गई डायरेक्टर के द्वारा, यहां पर एक ये पॉइंट कहा जा सकता था डायरेक्टर्स के द्वारा, ये हमारी कंपनी है, हमने कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं, हमने तो इसे फ्री में गारंटी दी है क्योंकि हमारी खुद की कंपनी थी। तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ थोड़ी है, उनको पता है कि कंपनी और डायरेक्टर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें मनी इन्वॉल्व होता ही होता है। अब कंपनीज में डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लेते हैं ना, उसी प्रकार से ए डायरेक्टर जो है जब कंपनी को गारंटी देता है, कंपनी के बिहाफ में गारंटी देता है, तो वहां पर अब गवर्नमेंट ने ये कहा है रूल 28 में लिख करके, चूंकि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो इस प्रकार से दी गई कॉरपोरेट गारंटीज की वैल्यू हम ले लेंगे 1% ऑफ, क्या चीज, 1% ऑफ जो अमाउंट गारंटी का दिया गया है, यानी कि 50 करोड़ है तो उसका 1% हम मान लेंगे। या फिर अगर डायरेक्टर एक्चुअली कोई कंसिडरेशन ले रहा है, जो एक्चुअल कंसिडरेशन लिया गया, यानी कि अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है,
तो हम 1% ऑफ गारंटी पकड़ लेंगे। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन है तो 1% ऑफ गारंटी और एक्चुअल गारंटी अमाउंट, एक्चुअल कंसिडरेशन अमाउंट को कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे, और दोनों में से जो हायर होगा उसको मान लेंगे कि इस सप्लाई ऑफ सर्विस की वैल्यू ये रहेगी, और अकॉर्डिंगली आप उस पे जीएसटी का पेमेंट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट किया गया है वैल्यूएशन के रूल्स में। अगर आपको मैं बताऊं तो यहां इन्होंने लिखा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल वन, सब रूल वन में अदर ट्रांजैक्शन है, कॉर्पोरेट गारंटी की कंडीशंस उसके लिए चेक नहीं करनी है जो सब रूल वन में दी गई। सर कौन से कंडीशंस हैं? वो कंडीशंस अगर आपको समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का ये फुल कोर्स 180 घंटे का है, जिसके अंदर आपको वैल्यूएशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, रिफंड फाइलिंग हो गया, हर एक टॉपिक आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ विद प्रैक्टिकल फाइलिंग्स ऑफ जीएसटीआर 99C 13B 4 5 6 7A 7 सारी चीजें इसमें बताई गई। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को रजिस्टर नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और फटाफट से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको फ्री अमेंडमेंट क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इन लिंक्स पे जा करके भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल कराई गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा अमेंडमेंट है वो हो गया रूल 28 के बाद, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ सप्लायर टू अ रेसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन, डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पर्सन, जो कि रूल्स में ऑलरेडी डिफाइंड है। By way of providing corporate guarantee to any banking company or financial on behalf of the said recipient shall be deemed to be the 1% of the amount of such guarantee offered or the actual consideration whichever is। यही बात इन्होंने अंग्रेजी में लिखी जो मैंने यहां पर आपको समझाई है। अब अगला अमेंडमेंट, अगला अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं। इन्होंने क्या अमेंड किया? इन्होंने अमेंड किया है रूल 142। 142 क्या है? आज के समय में, आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, नोटिस सबके पास आए पड़े हैं, सेक्शन 73, सेक्शन 74, और उसका जो गवर्निंग रूल है, जो फॉर्म्स वगैरह है, वो है रूल 142। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है बात को समझिएगा। रूल 142 का सब रूल 3 है, वो ये कहता है कि भैया हम ना आपको एक ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन? कि आपसे अगर कोई गलती हो गई है, कोई अमाउंट शॉर्ट पेड है, नॉट पेड है, आईटीसी गलत है, ये है वो है, तो आप क्या करो, वॉलंटरली उस टैक्स को पे कर दो थ्रू DRC 03। अब जब आप DRC 03 से आप जमा कर दोगे तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वो आपके पेमेंट को एक्नॉलेज करेगा और DRC 04 इशू कर देगा। एक्नॉलेज करने के बाद वो आपके DRC 03 को चेक करेगा, आपसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो मंगा लेगा, और अकॉर्डिंगली उसके बाद उसको क्या करना है? उस प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड कर देना है। आपने वॉलंटरली पे किया ना, तो उसको जांच पड़ताल करने के बाद ऑर्डर या इंटीमेशन यहीं पर चेंज किया गया। अगला स्टेप जो होता है DRC 04 के बाद, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है किसी केस में, अब यहां पर DRC 04 पास होने के बाद, एक्नॉलेजमेंट आने के बाद, अब ऑफिसर को करना क्या है? DRC 05 इशू करना होता है। हालांकि एक पॉइंट और भी यहां पर समझिएगा, मान लीजिए आपके पास DRC 01 आया हुआ है, आपके पास सो कॉज नोटिस आया हुआ है, सेक्शन 73 74 अगर आपने हमारी कोर्सेज ले रखी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है 73 74 क्या कहता है, 75 क्या कहता है। उसमें एक बात ये बोली गई, आपको सो कॉज नोटिस मिल गया, कोई बात नहीं, आपको सो कॉज नोटिस मिलने के बाद भी अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर, अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर क्या करते हैं, उसका आप उसका पेमेंट कर देते हैं, सो कॉज नोटिस के जवाब में आप पेमेंट कर देते हैं वॉलंटरली अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 DRC 03 में, तो आपकी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड मान ली जाएगी, आपकी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ने यहां पर लिख दिया है 142(3) में ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करने वाली बात है, जो इन्होंने अब लिखा इन द सेड रूल्स, इन रूल 142 इन सब रूल 3 द वर्ड्स प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन इंटीमेशन को वहां पर अब लिख दिया गया। पहले लिखा गया था शैल इशू एन ऑर्डर, अब लिखा गया शैल इशू एन इंटीमेशन। अब मजेदार बात यह है कि ये मैंने क्यों कहा आपसे क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, क्योंकि ये जो इंटीमेशन है या ऑर्डर है जो भी कह लीजिए, अब आप उसे DRC 05 में इशू होता, भले ही गवर्नमेंट ने पहले रूल में लिखा था कि शैल इशू एन ऑर्डर, बट DRC 05 तो पहले भी, अगर आप DRC 05 को खोल के देखेंगे
तो वहां उन्होंने लिख रखा था इंटीमेशन ऑन ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। यहां तो इन्होंने वर्ड इंटीमेशन लिख रखा था फॉर्म के अंदर, बट रूल में लिख रखा था ऑर्डर। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर्स जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो ये ऑर्डर है या इंटीमेशन है। फॉर्म में लिखा है इंटीमेशन, रूल में लिखा है ऑर्डर। तो इस कंफ्यूजन को अब दूर करने के लिए इन्होंने कहा भैया ये ऑर्डर नहीं है, ये तो हमने फॉर्म में लिख करके बताया है इंटीमेशन है, ये ड्राफ्टिंग एरर था, इस एरर को यहां पर करेक्ट किया गया। तो अगर आपके पास नोटिस आया है और आपको लगता है कि नहीं ये नोटिस सही है, आपसे गलती हुई थी, तो आप पचड़े में ना पड़े, DRC 03 से पेमेंट कीजिए, आपका प्रोसीडिंग्स एज इट इज कंक्लूड हो जाएगा, और आपके पास DRC 05 का इंटीमेशन जो पहले भी था अब भी है वो इशू कर दिया जाएगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला अमेंडमेंट क्या है? अगला अमेंडमेंट है रूल 159। अब ये क्या है? ये भी बहुत बेहतरीन है। रूल 159 बेसिकली ये कहता है कि भैया ऐसा है, आप ना, आप वीएम टाइप हो, समझ जाओ क्या है, आप वीएम टाइप हो, आपने ना फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड कर दिया है 100 करोड़ रुपए का। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, प्रॉपर ऑफिसर्स ने आपके खिलाफ क्या कहा है, इस 100 करोड़ की वसूली के लिए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी, AS-MT-10 इशू करा, फिर वो आप रिप्लाई देंगे, फलाना फलाना पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन अब प्रॉपर ऑफिसर को डर ये रहता था, प्रॉपर ऑफिसर को डर ये रहता था कि भैया ये 100 करोड़ का फ्रॉड करने वाला व्यक्ति, इसको तो जैसे ही AS-MT-10 मिलेगा, ये तो भैया सारे बोरिया बिस्तर को समेट करके इस इस भारत को, इस देश को छोड़ करके जाने की फिराक में रहेगा, सारी चीजें जो है वो सेट करने में रहेगा, बैंक अकाउंट से सारे पैसे वैसे निकाल लेगा ये। तो अब गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन ये बना रखा था सेक्शन 83, उसमें इन्होंने ये कहा है कि प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हम करेंगे, भले ही आपका कोई भी प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यहां पर मामला बहुत बड़ा है और यहां पर चोरी की जो सीमा है वो पार कर दी गई है और यहां रेवेन्यू को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए सेक्शन 83 में प्रोविजनल अटैचमेंट विदाउट एनी कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स, रिकवरी अलग चीज होती है 79 में, प्रोविजनल अटैचमेंट अलग चीज होती है, दोनों को मिक्स नहीं करने का है। जब आप हमारी कोर्स को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आएगा इस चीज का। तो अब यहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट करने का प्रोविजन था, और सेक्शन 83 में ही ये बात लिखी थी कि जिस दिन प्रोविजनली अटैच होगी प्रॉपर्टी, उसके 1 साल के अंदर प्रॉपर ऑफिसर टाइम बाउंड मैनर में उस प्रोसीडिंग को कंक्लूड करेगा। अगर इतनी ही सीरियस बात थी तो कंक्लूड कीजिए ना 1 साल के अंदर। अगर आप नहीं कर पाते तो ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ वो ऑटो रिलीज मान लिया जाएगा, प्रोविजनल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट। अब यहां अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी, और ये बातें, इसको गवर्न करने के लिए रूल 159 जो है, जिसमें DRC 22 में प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर जाता है, 23 में फिर आपका रिलीज ऑर्डर वगैरह होता है, वो सारी बातें रूल 59 में लिखी है। अब यहाँ रूल 159 में क्या चेंज हुआ, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 करोड़ रुपए का जो है घपला हो रहा था। अब हो क्या रहा है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड, मान लीजिए कोई एक टैक्स पेयर है जिसने क्या करा है, 10 करोड़ रुपए का कोई अमाउंट जो है वो नहीं पे किया, या कुछ भी एज इट इज कोई भी चीज चल रही है कार्रवाई, और गवर्नमेंट ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पर प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो जरूरी है, तो उसने सेक्शन 83 रेड विथ रूल 159 का यूज करके उसके बैंक को अटैच कर दिया। प्रोविजनल अटैचमेंट में पावर है, बैंक अटैच किया जा सकता है आपका। मान लो अब बैंक अटैच हो गया 1 अक्टूबर 2023 को, इसने बोला चलो ठीक है भाई 1 अक्टूबर 2023 को अब अटैच हो गया तो हो गया, अब कार्रवाई चल रही है चल रही है चल रही है। अब आ गया 1 2024 या 30 सितंबर 2024। अब प्रॉब्लम ये आई कि इस बंदे ने प्रोविजनल अटैचमेंट करवा करके अपनी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करवा रहा है, लेकिन अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ, कुछ कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो प्रोविजनल अटैचमेंट एज पर सेक्शन 83 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिलीज हो जानी चाहिए, वेकेट हो जानी चाहिए थी। बैंक वाले जो बैंकिंग कंपनीज के ऑफिसर्स हैं, अब उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको प्रॉब्लम थी ठीक है आपने सेक्शन 83 में लिख तो दिया, लेकिन सेक्शन के बाद उसको क्रियान्वयन में लाने के लिए, उसको ऑन ग्राउंड लाने के लिए आप रूल में या फॉर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि जब बैंक अटैचमेंट होता है बैंक को नोटिस दिया जाता है, DRC 22 23 फॉर्मेलिटीज होती है, तो उस फॉर्म में
उस फॉर्म में ये बात नहीं लिखी थी कि ये जो अटैचमेंट है ये 1 साल के बाद ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। अब बैंकिंग को तो, बैंकिंग ऑफिसर को थोड़ी पता है सेक्शन 83 क्या है नहीं है। वो कहता नहीं भैया हमें नहीं मालूम, हमारे पास जो चिट्ठी आई है डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें कहीं नहीं लिखा कि 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा, तो हमें तो भैया फॉर्म पे लिख करके दो। जब तक आप फॉर्म पे लिख करके नहीं दोगे हम तो नहीं मानेंगे, हम तो आपको रिलीज करके देंगे ही नहीं। यहां एक बड़ी समस्या आई, एक्ट में लिखा है, रूल में नहीं लिखा, फॉर्म में नहीं लिखा, इसलिए प्रैक्टिकली वो हो नहीं पा रहा। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा चलो फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको रूल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म्स जो होते हैं वो रूल्स से ही गवर्न होते हैं। अगर आप फॉर्म्स देखेंगे कोई भी, ऊपर लिखा होता है सी रूल दिस, सी रूल दैट। जब तक रूल में लिखा नहीं हो फॉर्म में लिखा जा नहीं सकता। अब इन्होंने यहां पर वही बात लिख करके दे दी कि रूल 159 के सब रूल 2 में आफ्टर द वर्ड्स कमिश्नर टू दैट इफेक्ट द वर्ड्स और ऑन एक्सपायरी ऑफ a period of 1 year from the date of issuance of order under sub rule 1 whichever is earlier shall be inserted। यानी कि जो 1 साल की बात 83 में लिखी थी, अब इन्होंने रूल में लिखा, और रूल में लिखने के साथ साथ जो आपको मैं दिखाऊं यहां पर इन्होंने फॉर्म DRC 22 जो मैं आपसे कह रहा था उसमें भी इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में ये लिख दिया, दिस ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर in DRC 23 by the commissioner or on the expiry of a period of 1 year from the date of issuance of this order। जिस दिन ये ऑर्डर इशू हुआ अटैचमेंट का उसके 1 साल के अंदर अंदर आपका ये ऑटोमेटिक रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहां पर अब आपको जो परेशानी होती थी बैंक्स के द्वारा वो अब यहां पर खत्म कर दी जाए। ये हो गया तीसरा अमेंडमेंट। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? नेक्स्ट अमेंडमेंट है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 1 पर्सन कंपनी बनाते हैं, लीगल एंटिटीज होती है, एज पर कंपनीज एक्ट होता है काम। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते थे, आपको वहां प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सारी चीजों का स्टेटस मिलता था, बट वहां 1 पर्सन कंपनी नहीं हुआ करती थी, तो वहां पर आप अदर्स करके और जुगाड़ लगा करके काम कर लिया करते थे, देसी जुगाड़। अब इन्होंने यहां पर क्लियरिफाई कर दिया है कि भैया अब जब आप रजिस्ट्रेशन फाइल करोगे तो वहां आपको 1 पर्सन कंपनी जो है स्पेसिफिकली लिखा मिल जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई कर। ये चेंजेस हुए हैं, तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके की क्लैरिटी लोगों तक आ सके कि क्या चेंजेस किस इंपैक्ट के साथ आपको मिलने जा रहे हैं। इसके बाद आपका जीएसटी REG 08 जो टीडीएस डिडक्टर्स होते हैं, टीसीएस कलेक्टर्स होते हैं, उन पे भी अब नकेल कसने की तैयारी हो रही है, तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो इसके लिए भी जो ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस एंड टीसीएस है उसके लिए बहुत एक डिटेल्ड ऑर्डर जो है ये ऑफिसर्स फील्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर दे दिया गया है कि जब आप ऑर्डर कैंसिल करें तो इनमें से कोई भी ग्राउंड जो है वो आपको मिलना चाहिए और अकॉर्डिंगली आप नंबर उनका कैंसिल करेंगे। इसके बाद GSTR 8 में जो लेट फीस और इंटरेस्ट लगाई जानी है उसके लिए यहाँ पर अब कॉलम जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है, क्योंकि टीसीएस वालों के ऊपर भी अब काफी ज्यादा लाइबिलिटी जो है वो डाल दी गई है, क्योंकि वहां अनरजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर दिया गया है थ्रू सम एग्जम्पशंस, वहां कंपोजिशन वालों को अलाउ कर दिया गया, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, तो आपको अपडेटेड रहना भी जरूरी है और आपको लॉ की नॉलेज भी होना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारा मैगजीन का सब्सक्रिप्शन, और अगर आप जीएसटी के लॉज को समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स, ये दोनों ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। पहली बार आए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस तरीके की पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।